हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है, जिसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम पार्ट थर्ड करने वाले हैं हम लोग। ठीक। तो आज इस चैप्टर का पार्ट थर्ड आ गया है। ठीक। तो पार्ट थर्ड को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक। तो पार्ट थर्ड ये हो गया। ठीक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे से उसी में चलते हैं। तो अगले दिन हमने आपको कई चीज़ें बताई थी। पहले तो इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि विद्युत्की क्या होती है, विद्युत्की को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक। स्थिर विद्युत्की और गतिज विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की में क्या होती है, आवेश स्थिर होती है। गतिज विद्युत्की में क्या होती है, आवेश गति करने लगती है। ठीक। तो कई चीज़ों के बारे में जाना था, चार्ज के बारे में जान चुके थे, है ना। तो जैसा कि आपको ये सब पता ही है इसमें, है ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लो। इसके बाद चलते हैं। तो कहाँ तक हमने आपको बताया था, आवेश के गुण बता रहे थे। ठीक। तो आवेश के गुण में हमने आपको क्या बताया था, आवेश ये तो उत्तर है। ठीक। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, शायद हाँ, आवेश संरक्षण के सिद्धांत तक हो गया था। अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। ठीक। क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में, विद्युत आवेशों की योज्यता, ये आपका दे दिया गया है। गुण नंबर थर्ड, विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए क्या लिखा है, किसी निकाय का कुल आवेश, विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है जिस पर आवेश क्रमशः इतने हैं, तो निकाय की कुल आवेश। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। जैसे हम मान लो कोई जो है पार्टिकल्स है कोई, ठीक। ये जैसे ये कोई पार्टिकल्स हो गया। ठीक। अब ये पार्टिकल्स को हमने क्या किया, बहुत सारे चार्ज दे दिया। जैसे ये कोई पॉइंट्स है जिसका चार्ज है Q1। ठीक। ये पॉइंट है, इसका चार्ज हो गया Q2। ये पॉइंट है आपका, इसका चार्ज है Q3। ठीक। अगला आपका कंडीशन जो है इसमें ये, ठीक। ये है आपका, इसका चार्ज हो गया माइनस, ये माइनस का Q4। ठीक। इस तरह से इसमें कितने n कण जो है प्रेजेंट है। तो अगर हम इनके जो है कुल आवेश की बात करें कि इस जो पार्टिकल्स है इसका टोटल आवेश कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू इसका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस Q4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस Q5, और प्लस डॉट डॉट जितने भी हमारे हैं। तो हमें कितने n तक के कणों को जो है ऐड करना है, तो ये हो जाता है। तो इनका अगर हम टोटल आवेश सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके हमें कितना जो है, तो n आवेश थे तो n तक जोड़ लेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यही कंडीशन हमारी कहलाएगी विद्युत आवेशों की योज्यता नियम। यानी अगर किसी निकाय को हम जितने भी आवेश दे रहे हैं उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग जो होगा उसके कुल आवेश के बराबर होगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों की योज्यता। ठीक। तो आई होप आपको ये आप प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। अगली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मोस्ट है और इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इससे आ जाएगी। ठीक। तो इसमें क्या कह रहा, पहले तो इसके बारे में जान लो, तो फिर हम लोग समझेंगे। ठीक। जैसे अगर मान लो हम किसी पार्टिकल्स में या कोई चालक होता है, उस चालक से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक जो है फिक्स क्वांटीकरण का मतलब, तो पहले समझ लो, क्वांटीकरण का मतलब होता है फिक्स नंबर। ठीक। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि फिक्स नंबर, यानी कि एक निश्चित मान होता है जिसमें अगर हम किसी चालक या कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसे क्या करते हैं, एक गुणक के मतलब पूर्ण गुणक के रूप में देंगे। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल्स है। ठीक। अब इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बाहर, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक। या अगर मान लो हम इस चालक को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देंगे
तो देंगे तो या तो 1 देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, या तो 4 देंगे। मतलब जो भी कंडीशंस होगी उन सभी कंडीशंस में हम इलेक्ट्रॉन को एक पूर्ण गुणज के रूप में ही दे सकते हैं, ना कि उसको हम आधा कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आधा किया जा सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन को काट करके हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? क्या हम 1.2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1.3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक, भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी चालक को इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक निश्चित मान के रूप में ही इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। जो भी कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, वो एक फिक्स वैल्यूज में करेंगे। ठीक, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, तो ये चीज आपको इसमें लिखा हुआ, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसका जो वैल्यूज होता है, मतलब फार्मूला होता है, वो क्या होगा? तो ये फार्मूला याद रखना, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस एन। अब प्लस माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लेना या देना। ठीक है, इसीलिए हो गया, जहाँ एन क्या हो गई आपकी एक जो है गुणज होती है, जिसकी वैल्यूज क्या होगी? एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट जो भी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और ई क्या है? ई आपकी मूल आवेश होती है, जिसकी वैल्यूज आपको पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, माइनस 19 कूलम, ये याद रखिए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? ये देखिए। अब इसमें हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा? एक चालक पर 8 गुणे 10 की घात 7 कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन करते वक्त हमें इसमें क्या क्या दिया है ये चीज़ लिखना ज़रूरी है ना। तो क्या लिखोगे? गिवन दैट। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा? किसी चालक पर 8 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलम। तो ये क्या है? चार्ज है, जिसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे? क्यू से, और जिसकी वैल्यूज हो गई कितनी? 8 गुणे 10 की घात 7 कूलम। ये हो गया। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी कि हमें n की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यूज़ ज्ञात करना है? n की वैल्यूज़। तो अभी अभी हमें आपको फार्मूला बताया था, ठीक, क्वांटाइजेशन से। तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होती है? n E। ठीक, E क्या होती है? मूलावेश। और E की वैल्यूज़ आपको पता है, E की वैल्यूज़ होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, चलो फार्मूले में पुट कर दो और सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया Q इक्वल टू एन की वैल्यूज़ हमें ज्ञात करना है ना। तो चलो मान लो पहले Q की वैल्यूज़ रख दो। तो Q की वैल्यूज़ कितना दिया गया था? 8 गुणे 10 की घात 7। ठीक, इक्वल टू एन ई की वैल्यूज़ है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, अब यहाँ पे आपको n का मान निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो गया 8 गुणे 10 की घात 7, और ये गुणा से इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा कितना? सबसे पहला काम क्या होता है? यहाँ पे 8 एक कम 8। ठीक, ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर 0 1 आपका ऊपर जाएगा, 8 दूना 16, और फिर यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया? 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 19 और 7 कितना हो गया? तो ये हो जाएगा आपका 26। ठीक, तो ये हो गया आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा, यही n की वैल्यूज़ हो जाएगी। तो 5 गुणे 10 की घात 26 इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे ऋणावेश की बात किया गया है। ठीक, ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया? ऋणावेश। अब ऋणावेश का मतलब क्या हो गया? कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अधिक होंगे, ये हो जाएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, किसी धातु के गोले पर 2 गुणे 10 की घात -9 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। ये भी क्वेश्चन हमारा सेम उसी पे है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या करना है, गिवन, तो क्या हो जाएगा, गिवन दैट दिया है। ठीक, क्या दिया है भैया, 2 × 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश है, यानी Q = हो गया 2 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा -9, ये हो गया। यहाँ पे E की वैल्यूज़ वही 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है, तो n = क्वेश्चन मार्क। फिर से आवेश का क्वांटीकरण, तो Q = क्या हो गई, n E, तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n = क्या हो जाएगा, Q/E। चलो बस रख दो मान, तो n = कितना हो गया, Q की वैल्यूज़ कितना दिया था, तो Q का मान है 2 × 10 की घात 9, तो 2 × 10 की घात -9। E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे 0 इंक्रीज हो गया। ठीक, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ये हो गया। अब इसको 8 से अगर हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा, पहले इसको और डिवाइड कर लो, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, तो यहाँ पे बन जाएगा 5/4, तो ये हो गया n = 5/4, 5/4 × 10 की पावर। अब 10 की पावर यहाँ पे देखो कितना था, -9 ये है और +19 ये है, तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो, तो n = कितना हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4, कितना हो गया, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, गुणे 10 की घात 10, ये हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। ठीक, अब ऋणावेश है, तो ऋणावेश का मतलब क्या हो गया, इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अधिक होंगे या कम, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा कि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। ठीक, तो 1 कूलाम आवेश के रूपांतरण में कितना समय लगेगा, टाइम इस बार पूछा गया है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। सलूशन क्या दिया है भैया, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको गिवन पार्ट जरूर लग लो, ठीक है ना, गिवन दैट क्या क्या गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 कूलाम आवेश की बात किया गया है, तो Q = हो गया है 1 कूलाम। ठीक, और यहाँ पे किसी पिंड में 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया गया है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हो रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो ये हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम n की बात करें तो पहले n निकाल लेते हैं, तो फिर आगे जो है वो करते हैं। तो ध्यान से समझिए, जैसे Q = क्या होता है, n E होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो n की वैल्यूज़ जब यहाँ पे फाइंड कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक, तो यहाँ से पहले Q n की वैल्यूज़ निकालो, तो n = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जब रख देते हैं तो n = हो जाएगा कितना, Q1, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया। अब इसको भैया डिवाइड कर देते हैं,
तो डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल कर दो, ये 0 इंक्रीज कर दो। और अभी अभी हमने शायद इसको सॉल्व किया था, नहीं ये नहीं था, चलो ये कर लेते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 8 16। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो गया, पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 दूना 16, 8 पंच 40, गुणे 10 की घात 19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट को इधर ले आ रहे हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18। भैया इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, 6.25 है, यानी 1 सेकेंड में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन है। और जबकि हमारे पास जो है कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने हैं। तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, तो हमें टाइम निकालना है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में लगा समय, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित या रूपांतरित करने में, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है, स्थानांतरण करने में लगा समय, स्थानांतरण करने में लगा समय कितना समय लग रहा है, यानी t इक्वल टू, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6.25 गुणे 10 की घात 18। और 1 सेकेंड में कितने जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 10 की घात 9। तो डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा भैया, t इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 की घात 9 से इसको डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 की घात 9 पर जाएगा तो 18 में 9 जुड़ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, इतना समय लगेगा। तो ये हमारी जो वैल्यूज आ गई, ये किस में आ गई, सेकंड में हो जाएगी। ठीक, इतने सेकंड लग जाएंगे। अब इसको अगर आप जो है ईयर में चेंज करना चाहो तो ईयर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। अब अगला टॉपिक है हमारा आवेश का मात्रक। ठीक, आवेश के मात्रक क्या होते हैं और फिर आगे की वैल्यूज निकालते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। आवेश का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश का जो Q का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। उधर क्वेश्चंस में कई बार जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, इसको है ना मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। अन्य मात्रक निकालना चाहो तो अन्य मात्रक में याद रख लो, अन्य मात्रक क्या होगा इसका, तो स्थैत कूलाम बोलते हैं। ठीक, जिसे सीजीएस पद्धति में बोलते हैं, ESU बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो अन्य मात्रक करके लिख लो, अन्य मात्रक। तो आवेश का अन्य मात्रक में क्या आ गया भैया, स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम याद रखो, या ठीक फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन। ठीक, फ्रैंकलिन ये हो गया। ठीक, फैराडे, फैराडे। ठीक, ये हो गया। ये सभी क्या हैं इसके अन्य। ठीक, और एक याद रख लो, EMU। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, ये भी होती है। तो ये सभी क्या है, आवेश के अन्य मात्रक हो गए। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है, ये याद रख लो। तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही स्टार बनाते हुए लिख लीजिएगा। तो पहला चीज़ ये है कि अगर हम एक कूलाम में कितने स्थैत कूलाम होते हैं, तो ये याद रख लो कि एक कूलाम आवेश जो होता है वो कितने स्थैत कूलाम के बराबर होता है, तो 3 × 10⁻⁴
9 स्थैत कूलाम के बराबर होता है, स्थैत कूलाम के इक्वल होता है। ठीक। दूसरा, अगर हम एक फैराडे की बात करें, एक फैराडे, ठीक, एक फैराडे में कितने कूलाम होता है, तो याद रख लो 96,500 कूलाम के बराबर इसका चार्ज होता है। ठीक। और याद रख लो ये आवेश का सबसे बड़ा इकाई होता है। सबसे बड़े मात्रक की अगर बात किया जाए तो फैराडे सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक। तो एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500। ठीक। और अगर अगला हम बात करें रिलेशन की बात, तो एक EMU, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ कितने कूलाम के बराबर होती है, तो ये 10 कूलाम के बराबर होती है, ये याद रखना। ठीक। तो ये हो गए आवेश के मात्रक। अब अगर हम इसकी विमाएँ देखें तो आवेश की विमा, आवेश की विमा या विमीय सूत्र कह सकते हो, विमीय सूत्र। ठीक। कैसे, तो Q इक्वल टू क्या होती है, Q इक्वल टू क्या होती है, IT। ठीक। तो Q इक्वल टू I का हो गया A और T का हो गया टाइम। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ के जो है वैल्यूज़, ठीक है ना, आवेश की जो है यूनिट निकालें, ठीक, तो इसकी सॉरी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एक कूलाम की परिभाषा, ठीक, जो इसका मात्रक हो गया एक कूलाम, तो एक कूलाम की परिभाषा पूछ ली जाती है कि परिभाषा क्या होगी, तो क्या होगी ये ध्यान देते हैं। ठीक। तो एक कूलाम आवेश क्या होती है, ये देखो, एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे अपने बराबर परिणाम के सजातीय आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। अभी चलो इसको हम बाद में ले लेंगे। ये फार्मूला आया, ये डेफिनीशन बना कहाँ से, तो कूलाम का जब नियम पढ़ोगे F=1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², तो यहाँ से हमने इस डेफिनीशन को बनाया है। तो चलिए आपको हम बाद में बता देंगे इसका डेफिनीशन। ठीक। तो कैसे ये बना है, तो पहले हम कूलाम के नियम के बारे में जान लेते हैं। ठीक। तो ये हो गया, आ गया आपका टॉपिक कूलाम का नियम। तो पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान रखिएगा। ठीक। कूलाम का नियम, चलिए देखते हैं क्या बताया कूलाम भाई साहब ने। तो कूलाम ने क्या किया था, जैसे आपने कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम पढ़ा था, सेम वैसे ही इन्होंने भी बताया। ठीक। थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा उसी तरह है। ठीक। तो इन्होंने बताया क्या कि जैसे ये कोई आवेशित कण होता है, ये हो गया कोई आवेशित कण, और इस पे चार्ज हो गया Q1 का, और ये हो गया दूसरा आवेशित कण जिस पे चार्ज क्या है Q2 है। ठीक। तो अब इन दोनों पे जैसे आवेश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये आप बता ही चुके हैं। ठीक। और इसके पहले हमने आपको ये भी बताया था कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक। तो इसी से जो है कूलाम ने जो है एक नियम बताया था। ठीक। अगर मान लेते हैं कि इस पे चार्ज जो है वो क्या है, प्लस का, और इस पे चार्ज क्या है, माइनस का, तो अब एक पे प्लस और एक पे माइनस होगा। ठीक। और दोनों के चार्ज अगर समान है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है अगर समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर असमान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर इसी पे प्लस का चार्ज हो जाए और इसी पे भी प्लस का चार्ज हो जाए, या इस पे निगेटिव हो जाए इस पे निगेटिव हो, तो इन पे जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी ये बल का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे अंदर। ठीक। तो ये था। तो कूलाम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक, अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विजातीय आवेश है तो आकर्षण। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये बताएं। ठीक। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो
प्रॉपर सेकंड नंबर पे ये हो गया है ना, पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये बताया कि इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी 1/r²। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो अगर हम इन दोनों नियमों को मिला दें तो यहाँ क्या लिखोगे, दोनों नियमों को मिलाने पर, तो दोनों नियमों को मिला दीजिए। ठीक, मिलाने पर, तो मिलाने पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपन r²। ठीक, प्रोपोर्शनल का साइन हटता तो एक कांस्टेंट वैल्यू जाती है, तो F = हो जाएगा K, ये हो गया आपका Q1 Q2 अपन r²। ठीक, r² ये क्या होती है, तो ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, ये वाली लेंथ होती है, तो ये दूरी हो गई आपकी r। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब प्रयोग किया गया, प्रयोग के आधार पे जो k होती है, k की वैल्यूज़ क्या आई, 1/4πε0 होती है। ठीक, तो अगर हम k के स्थान पे ये चीज़ लिखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो ये बन जाएगा F = 1/4πε0, और ये बन जाएगा आपका Q1 Q2 अपन r²। ठीक, यही कूलाम का नियम, यही नियम बताया है किसने, कूलाम ने। ठीक, तो अब इसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये देखो हमने यहाँ पे इसको बढ़िया से रखे, तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसको आप इसी तरह मेंशन करोगे। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये देखिए, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब वैद्युत बल में आकर्षण या प्रतिकर्षण उनके ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, किसके गुणनफल, तो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे ये हो गया। ठीक, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये पूरा देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक, तो इसी तरह से आप इसको दो नियम को ऐसे फॉलो करके दोनों मिला दीजिए तो ये बन जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आपको लिखना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लो। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, ये हो गया। ठीक, अब सबसे पहले हम 1/4πε0 की वैल्यू जान लेते हैं क्या होती है, तो 1/4πε0 4πε0 इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, तो ये होती है 9 × 10⁹ ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया ये ε0 क्या होती है, तो जहाँ हम ये लिखेंगे कि ε0 जो होती है ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं और एप्सिलॉन होती है। अगर हम इसके मान की बात करें तो ε0 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये होती है, तो ये सब याद रखना इसके मान है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी चीज़ याद रख लो कि अभी तक जो था आवेशों के बीच में क्या था, वायु था, तो अगर वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई और परावैद्युत पदार्थ आ जाए, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ जैसे कि परावैद्युत पदार्थ, और इसमें हम लोग अगर ले परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच हो गया, ठीक, जल हो गया, मोम हो गया, ठीक, ये सारे वैल्यूज़ हो जाएं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, तब आप यूज़ करोगे F = 1/4πε0 K। ठीक, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपन r²। ठीक,
तो यहाँ पे के क्या होता है, के होता है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक ये हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो होती है सभी के लिए अलग अलग होती है, जैसे धातुओं के लिए अलग होती है, वायु के लिए अलग होती है। ठीक, और अन्य मीडियम जो होते हैं उनके लिए सबकी अलग होती है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग मान होते हैं, जो कि आपको आगे बताया जाएगा।